So today my topic is fertilization, and it is one of the most important topic of this chapter, human reproduction. Fertilization, it is a fusion of haploid male and female gametes to form diploid zygote. This is called fertilization. But this is not a simple process. There is a multiple steps, and that's why this is a complex process, fertilization. In human female, this fertilization is internal. Internal fertilization in human female. इस फर्टिलाइजेशन के लिए जो हम लोग स्टेप्स की बात करेंगे, तो इस स्टेप्स में सबसे पहले जो है एप्रोक्सीमेशन ऑफ स्पर्म्स, एप्रोक्सीमेशन और अप्रोच ऑफ स्पर्म, अप्रोच ऑफ स्पर्म्स। तो इस अप्रोच ऑफ स्पर्म्स में जो है हम लोग देखेंगे कि ये जो ट्रैवलिंग यानी कि स्पर्म्स जो है वो वेजाइना से सर्विक्स, सर्विक्स से यूट्रस और यूट्रस से टू द फैलोपियन ट्यूब और मेनली एट द साइट ऑफ द एल्वेओलर इस्थिमस जंक्शन वेयर द oocyte is waiting for this sperm to be fertilized। तो ये जो अप्रोच ऑफ स्पर्म्स में कि हम लोग वन इजैकुलेट्स तो 3 to 4 ml semen, तो one ejaculation will is 3 to 4 ml semen, so number of sperms is about 300 to 400 million. Out of this enormous number of sperms, only 100 reaches to fallopian tube, और इस स्पर्म्स के मूव करने का जो रेट है वो है 1 to 4 millimeter per minute, and it takes about 30 minutes to reach to the secondary oocyte। ये बात, दूसरी बात मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जैसे ही अप्रोच ऑफ स्पर्म हुआ यानी डिपोजिशन हुआ, डिपोजिशन ऑफ सीमेन एट द on the vagina, immediate coagulation of semen। Why this? ये इमीडिएट कोगुलेशन जो सीमेन का हो रहा है इसलिए कि यह कंजर्व रख सके अपनी एनर्जी को, कंजर्व एनर्जी। तो इमीडिएट कोगुलेशन हुआ, और ये कोगुलेशन तब तक होगा जब कोगुलेशन हुआ फिर प्रोस्टाग्लैंडिन्स के सिक्रीशन से जो वाल है यूट्रस के उनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, और इस तरह से स्पर्म्स जो होंगे वो टुवर्ड्स द फैलोपियन ट्यूब मूव करेंगे। तो सीमेन ऑफ द वेजाइना यहाँ पे इमीडिएट कोगुलेशन हुआ। व्हाई दिस द कोगुलेशन? टू कंजर्व इट्स एनर्जी, बिकॉज वी नो द वायबिलिटी ऑफ द स्पर्म इज ओनली 24 आवर्स, लेकिन इससे ज्यादा ये सर्वाइव तो कर सकता है, यानी 48 आवर्स टू 72 आवर्स ये सर्वाइव कर सकता है, बट इसकी जो वायबिलिटी है, इसको जो
ओवम को फर्टिलाइज करने की जो क्षमता है वो ओनली 24 आवर्स है। सो दे कंजर्व एनर्जी इन दिस वे। तो सीमेंट में जो कोगुलेटिंग फैक्टर्स हैं, और ये जो कोगुलेटिंग फैक्टर जो कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स के सिक्रीशन से आया है, उसने इस सीमेंट को क्या कर दिया, कोगुलेट कर दिया। और फिर फाइब्रिनोलाइसिस जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड का ही सिक्रीशन है, वो क्विक इसको लिक्विफाई भी कर देगा और स्पर्म जो होगा वो फ्री होगा टू मूव। तो ये याद रखेंगे हम लोग। साथ ही साथ जो यहाँ पे फाइब्रिनोलाइसिस liquefies coagulated semen to free sperms। साथ ही साथ इस स्पर्म्स को टू द सेकेंडरी oocyte जाने के लिए कुछ फेवरेबल कंडीशन भी होते हैं। तो स्पर्म्स को जो फेवर करता है, फेवर्स, वो क्या क्या है, तो लैसिंग मूवमेंट, जो लैसिंग मूवमेंट है ऑफ टेल। तो इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, नेवल कर्व से, that is providing energy, and with the help of this tail, with this lacing movement, it is reaching to the secondary oocyte। तो ये फेवर्स हुआ। साथ ही साथ जो सीमेन में प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, what this prostaglandins is doing, it is increasing the muscular activity of the uterus, and now the uterus is acting as a respiratory action, it is like a suction pressure। तो अब यहाँ पे यूट्रस जो है वो यूट्रस एस्पिरेटरी एक्शन शो करेगा, एस्पिरेटरी एक्शन, एंड इट इज अ टाइप ऑफ सक्शन, so that upward movement of sperms। ये याद रखना है। अब यहाँ पे हम लोग बैरियर की अगर बात कर ले, तो ये तो हमने देखा कि जो फेवर करता है स्पर्म्स को टू मूव टुवर्ड्स द फैलोपियन ट्यूब, ये लैसिंग मूवमेंट है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, और यूट्रस का एस्पिरेटरी एक्शन है। यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि इस स्पर्म्स का सेकेंडरी oocyte की तरफ जाना ये क्या केमोटैक्टिक है? तो ये केमोटैक्टिक बिल्कुल भी नहीं है। यह जो स्पर्म का मूवमेंट है, स्पर्म्स मूवमेंट टुवर्ड्स फैलोपियन ट्यूब इज टोटली रैंडम। ये कैसा है? रैंडम। ये याद रखेंगे। अब हम लोग देख लेंगे कि यहाँ पे इस स्पर्म्स के लिए जो बैरियर का काम कर रहा है, मैं यहाँ पे डिमार्केशन दे देती हूँ। अब इस स्पर्म्स के लिए जो बैरियर का काम करेंगे, बैरियर्स, तो जो बैरियर्स होंगे वो बैरियर्स क्या होंगे? तो थिक यूटेराइन वॉल, थिक यूटेराइन वॉल, ये याद रखना है। क्योंकि यूट्रस ने तो तैयारी कर रखी है, एंडोमेट्रियम के वाल जो है वो एंडोमेट्रियम के वाल टिश्यू जो है उन्होंने डिवीजन करके इस वाल को कैसा बना दिया है? थिक बना दिया है, हाईली वेस्कुलराइज्ड हो गया है, एंड इस तरह से यह जो 4 to 5 mm का थिकनेस जो है, यह इस स्पर्म के लिए बैरियर का काम करेगा। तो थिक यूटेराइन वाल ये बैरियर हुआ। साथ ही साथ उस फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एसिडिक मीडियम, एज वी नो कि इन द एसिडिक मीडियम स्पर्म्स डू नॉट सर्वाइव। तो एसिडिक मीडियम जो है वेजाइना का, वो किल्स स्पर्म्स। तो एसिडिक मीडियम वहां पे जो है, और साथ ही साथ फैगोसाइट्स, वहां कुछ फैगोसाइट्स हैं, वो फैगोसाइट्स भी इस स्पर्म्स को इनगल्फ करने का काम करते हैं। तो एसिडिक मीडियम जो वहां वेजाइना का है वो कैसे है? तो वहां लैक्टोबैसिलाई बैसिलस बैक्टीरिया है। ये एसिडिक मीडियम के लिए वहां पे क्या है?
लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया है वहां, जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को एनर्जी के लिए वहां एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होता है, जिससे वो ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड में चेंज करते हैं। तो सो द ग्लाइकोजन को वो लैक्टिक एसिड में, और यहाँ पे कैसा मेटाबॉलिज्म है, एनारोबिक। सो द मीडियम इज एसिडिक। ये याद रखना है। तो ये बैरियर्स हो गए और ये कंडीशंस जो है फेवर कर रहे हैं स्पर्म्स के मूवमेंट के लिए। साथ ही साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है, एंड दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेशन। दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेशन। इस कैपेसिटेशन को याद रखना है कि यह कैपेसिटेशन जो है फंक्शनल मैच्योरिटी है, यानी कि कैपेसिटी, ये स्पर्म जो है ये कैपेसिटी को अटेन करता है इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू फर्टिलाइज और टू पेनिट्रेट द मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम। So that's why this is called capacitation, because it is attaining the capacity to fertilize the ovum. हम लोगों ने एपिडिडाइमिस में पढ़ा था कि there is a physiological maturation, but here is a functional maturation. Here is a, so capacitation means functional maturation of sperms in female reproductive tract. In female reproductive tract. तो ये फंक्शनल मैचुरेशन जो स्पर्म्स का फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू फर्टिलाइज ओवम, टू फर्टिलाइज ओवम। तो ये फंक्शनल मैच्योरिटी जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ये याद रखना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। एक्चुअली इस कैपेसिटेशन में हो क्या रहा है कि जो स्पर्म का हेड हम लोगों ने पढ़ा था, ये ऑलमोस्ट लाइक दिस, highly condensed this structure, and here is the acrosome. तो जो एक्रोसोम जो कैप लाइक स्ट्रक्चर था, जिस कैप लाइक स्ट्रक्चर में स्पर्म लाइसेंस जो कि लाइटिक एंजाइम्स होते हैं वो भरे होते हैं, और स्पर्म लाइसेंस जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वहाँ 3 एंजाइम्स है, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स है, हाइड्रोडेज है, जोना लाइसिन्स और एक्रोसिन है। ये सारे एंजाइम्स जो हैं वो सेकेंडरी उस साइट के जो बाहर जितने भी मेम्ब्रेन्स हैं उसको डिजॉल्व करने का ये काम करते हैं। तो कैपेसिटेशन में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है वो कुछ, तो ये सपोज कि दिस इज ये एक्रोसोम, और इस एक्रोसोम्स के ऊपर जो है स्टेरॉल्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, स्टेरॉल्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो जैसे ही स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो है केमिकल्स के सिक्रीशन हुए, एंड दिस केमिकल्स attracting these sterol and glycoprotein. So now there is the shifting of this glycoprotein and sterol, and in this way this membrane become permeable. तो स्टेरॉल्स और ग्लाइकोप्रोटीन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में केमिकल्स है, उस केमिकल्स ने इस स्टेरॉल्स और ग्लाइकोप्रोटीन को अट्रैक्ट किया, तो नाउ दिस एरिया इज फ्री फ्रॉम दिस स्टेरॉल्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स, सो मेकिंग membrane weak। ये मेम्ब्रेन को वीक कर दिया, तभी तो स्पर्म लाइसेंस जो है
एग मेम्ब्रेन, तभी तो ये रप्चर करेगा, स्पर्म लाइसेंस बाहर आएगा। तो इसकी जो तैयारी है वो तो यही स्टार्ट हो गई ना। तो सो मेकिंग मेम्ब्रेन वीक, ये मेम्ब्रेन को कैसा कर दिया, वीक कर दिया, वीक। फॉर व्हाट, टू रिलीज स्पर्म लाइसेंस, टू रिलीज स्पर्म लाइसेंस। साथ ही साथ ये जो है मेम्ब्रेन परमिएबल, नाउ इट इज परमिएबल फॉर कैल्शियम आयंस। अब ये कैल्शियम आयंस के लिए जो है वो परमिएबल हो गया एंड नाउ द स्पर्म बिकम्स मोर एक्टिव। तो अब ये मेम्ब्रेन परमिएबल हो गया किसके लिए, कैल्शियम आयंस के लिए। नाउ इट इज परमिएबल फॉर कैल्शियम आयंस एंड स्पर्म बिकमिंग मोर एक्टिव। मैं आपको बताऊं कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में हो रहा था, और हम लोग सीख के आए हैं कि सर्टोली सेल्स जो होते हैं वो न्यूट्रिशन देते हैं, और न्यूट्रिशन लेने के लिए जो स्पर्म्स का हेड है वो तो इम्बेडेड है ना सर्टोली सेल्स में, तो वो हेड से अपने फूड को ले रहा है। तो जब स्पर्मियोजेनेसिस हुआ, यानी कि जब यह सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से जब स्पर्म्स बाहर आए, तो इनके उस आउटर मेम्ब्रेन पे जो है कोलेस्ट्रॉल या एस्ट्रोस और ग्लाइकोप्रोटीन लगा हुआ है, क्योंकि ये तो अपना न्यूट्रिशन, अपना भोजन ले रहे थे ना। और जैसे ही ये अब बाहर आ रहे हैं सर्टोली सेल से, तो नाउ ऑन द आउटर सरफेस देयर इज द एस्ट्रोस, देयर इज द ग्लाइकोप्रोटीन्स, एंड रिमूवल ऑफ दैट कोलेस्ट्रॉल और एस्ट्रोस और ग्लाइकोप्रोटीन्स in the female reproductive tract with the help of the certain chemicals is called capacitation, and during this capacitation process this sperms attain its functional maturity, and this functional maturity means what, to penetrate the membrane of the ovum. So this is called capacitation, which takes place in the female reproductive tract. Now तो हम लोगों ने इस अप्रोच ऑफ स्पर्म में ये देखा कि 1 इजैकुलेशन में 3 to 4 ml सीमेन, और इस तरह से 1 ml में 100 मिलियन, तो इस तरह से 100 मिलियन, तो इस तरह से 300 to 400 मिलियन। तो अब इसमें इतने मिलियंस में ओनली 100 आर रीचिंग टू द फैलोपियन ट्यूब, और रेस्ट जो है वो किल किए जाते हैं, और उनके पास बहुत सारे बैरियर्स हैं जिस बैरियर्स को वो क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो हमने देखा कि इस एनॉर्मस अमाउंट में ओनली 100 इज रीचिंग। अगर ये अमाउंट कम हुआ तो इट मीन्स देयर इज नो चांसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन। तो इन सम मेल इफ देयर इज few numbers of sperms, this condition is called oligospermia. Few number of sperms is called oligospermia. If need or negligible amount of sperms, this is called oligospermia, and it will lead to the sterility, and such male will become sterile because in their semen there is the number of the sperms is almost nil or few in number. So now after this approach of sperms, the second step is here. This is the first step, and now this is the second step. Here the second step is fertilizing and anti-fertilizing reaction. This is the second step, fertilizing and anti-fertilizing reaction. This chemical fertilizing is secreted by ovum, and this anti-fertilizing is secreted by sperms.
इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। एंटी फर्टि बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ओवम, एंटी फर्टिलाइजिंग ओवम, फर्टिलाइजिंग स्पर्म्स। तो एंटी फर्टिलाइजिंग, ए से एंड्रोजेंस एंड एंड्रोजन इज मेल, सो एंटी फर्टिलाइजिंग एंड सो इट इज सेक्रेटेड बाय दिस स्पर्म्स। ये याद रखना है। तो फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन, ओवम और, तो ओवम से फर्टिलाइजिंग और स्पर्म से एंटी फर्टिलाइजिंग। दूसरी बात कि ये जो एंटी फर्टिलाइजिंग है, ये है बेटा एसिड प्रोटीन। ये क्या है? एसिड प्रोटीन। एंड दिस फर्टिलाइजिंग इज ग्लाइकोप्रोटीन। ये क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन। ये अच्छे से आप याद रखेंगे। दिस इज ग्लाइकोप्रोटीन एंड दिस इज एसिड प्रोटीन। तो यहाँ पे फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जो स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। ये कैसा रिएक्शन है? इट इज स्पीसीज स्पेसिफिक रिएक्शन। ये याद रखना है, स्पीसीज स्पेसिफिक रिएक्शन। और यहाँ पे जो फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग जो केमिकल्स हैं, दे मस्ट बी कॉम्पैटिबल, यानी कि इसमें हम लोग क्या देखेंगे? कॉम्पैटिबिलिटी को देखेंगे, कॉम्पैटिबिलिटी को देखेंगे। एंड दे एक्ट लाइक द लॉक एंड की थ्योरी। तो लॉक एंड की थ्योरी यहाँ पे काम करता है। जैसे मान लीजिए कि यह फीमेल का ओवम, फीमेल and this is ovum of the horse. This is the sperm and this is the male of the horse. तो इसमें जो एंटी फर्टिलाइजिंग जो केमिकल है और जो यहाँ पे है, सपोज कि ये कुछ इट इज समथिंग लाइक दिस। तो इसकी कॉम्पैटिबिलिटी कुछ ऐसी हो जाएगी। दिस विल फिट हियर, तो दिस इज कॉल्ड कॉम्पैटिबिलिटी। दिस इज कॉल्ड कॉम्पैटिबिलिटी। सपोज इसने जो एंटी फर्टिलाइजिंग का सिक्रेशन किया वो कुछ इस तरह से है, तो इनका कॉम्पैटिबल कैसा होगा? समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। तो ये जाके ताकि उसमें क्या हो सके? फिट हो सके। तो दिस इज द कॉम्पैटिबिलिटी। अगर आर्टिफिशियल मीडियम में ह्यूमन फीमेल के साथ हॉर्स के स्पर्म्स को अगर रिएक्शन कराया जाए तो वो फर्टिलाइज नहीं होगा ड्यू टू दिस फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन, बिकॉज दिस इज स्पीसीज स्पेसिफिक एंड देयर मस्ट बी कॉम्पैटिबिलिटी बिकॉज दिस केमिकल्स एक्ट लाइक द लॉक एंड की थ्योरी। तो इस तरह से जब ये फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन होगा, अब इसके बाद जो होंगे वो होंगे एक्रोसोमल रिएक्शन। तो यानी कि फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शंस के बाद अब हम लोग जो देखेंगे वो है एक्रोसोमल रिएक्शन, एग्लूटिनेशन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।